हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंगाल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से बंगाल जो मुगल एम्पायर का एक पार्ट होता था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा और उसमें डिफरेंट रूलर्स आएंगे, वो कैसे रूल करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी इसको टेक ओवर करेगी और पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेगी। इसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसको हम एक स्टोरी की फॉर्मेट में देखेंगे, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल, देखो हमें इसके बैकग्राउंड को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करता हूं मुगल एम्पायर की, तो ये मुगल एम्पायर में एक सूबा हुआ करता था। बंगाल एक सूबा था मुगल एम्पायर का। ठीक है, अब अगर मैं इससे भी थोड़ा सा पीछे जाऊं तो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं हम। तो दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत डायनेस्टीज आई, जिन्होंने कोशिश की कि बंगाल पे अपना कंट्रोल बना ले। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता दिमाग में, आखिर बंगाल पे कंट्रोल करना क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीजन है, सारा खेल प्रोस्पेरिटी का है। सारा खेल किसका है? प्रोस्पेरिटी का, रिसोर्सिस का। क्योंकि यहां पे पहली चीज तो ये, एक लैंड है वो फर्टाइल है, तो यहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा मेन पॉइंट है कि यहां से ट्रेड करना बहुत आसान है। इस वजह से बंगाल पे कंट्रोल जिसका होगा उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से यहां पे होता है कि जो भी रूलर आएगा वो कोशिश करेगा कि बंगाल पे अपना कंट्रोल हो। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, वो भी कोशिश करता है कि उसका कंट्रोल बंगाल पे हो, लेकिन नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें तुगलक्स की, तो तुगलक्स भी कोशिश करते हैं कि उनका कंट्रोल हो दिल्ली पे, सॉरी बंगाल पे, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से हम मुगल एम्पायर में आगे बढ़े तो हम देखते हैं मुगल एम्पायर में एक्चुअल में अफगान्स आते हैं, और अफगान में कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, एक्चुअल में ये तो सूरी डायनेस्टी है, ये मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं है, लेकिन उनके बीच के टाइम पीरियड में आते हैं, जो एक्चुअल में बंगाल पे अपना होल्ड करते हैं, बंगाल को जीतता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से मेन एंट्री शुरू होना यहां से शुरू होती है। अब मैं बात करता हूं, इन्हीं के बाद मुगल्स में अकबर आते हैं, जिनका होल्ड बंगाल पे नहीं बन पाता है, नहीं कर पाते वो इतना कंट्रोल उस पर। ऐसे ही अकबर के बाद आते जहांगीर। जहांगीर ने तो आगे कुछ बढ़ाया ही नहीं, जहांगीर ने तो आगे अपना एक्सपेंशन ही नहीं किया इतना। ठीक है, तो ये भी बंगाल पे होल्ड नहीं कर पाते हैं। बात आती शाहजहां की। शाहजहां ये रूलर है जिसने पूरी तरीके से बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया। यहां से बंगाल पूरी तरीके से मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आता है और मुगल एम्पायर का एक सूबा बनता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। शाहजहां के टाइम से कंट्रोल में आता है बंगाल, किसका? मुगल एम्पायर का। यहां तक सब चीजें स्मूथ है, क्योंकि सारी चीजें सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में है। सेंट्रल अथॉरिटी जो कर रही है वो सारे का सारा रूल वहां पे चल रहा है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है औरंगजेब के टाइम से। यहां पे मेन इशू रेज होना स्टार्ट होते हैं। मेन इशू यहां से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यदि मैं इंडिया की बात करता हूं इस तरह से, ये मुगल एम्पायर में जो रूलर्स आ रहे हैं वो ईस्टर्न पार्ट में, जैसे मैंने बात की यहां पे शाहजहां की, तो शाहजहां ये देख रहा है कि मुझे ईस्टर्न पार्ट को भी अपने अंदर इंक्लूड करना है, एम्पायर को एक्सपेंड करना है, वहां भी जाना है। ठीक है, लेकिन जब औरंगजेब आता है तो इसके दिमाग में क्या चीज चल रही है? इसके दिमाग में है कि मेरे को डीप साउथ जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा हो ही चुका है, ऊपर वाला पार्ट तो हमारा है ही। मुझे साउथ में कंट्रोल बनाना है, मुझे डेक्कन में जाना है, साउथ में। ठीक है, अब इसके लिए ये क्या सोच रहा है कि मेरा होल्ड यहां हो, यहां क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो सारा खेल यहां से शुरू होता है कि वो कैसे अपने आप को यहां से अपना कंट्रोल इसका कम होना शुरू होगा। अब वो देखते हैं। देखो, क्योंकि जब ये साउथ की सोच रहा है तो ऑब्वियस है यहां किसी ना किसी बंदे को तो बिठाना पड़ेगा, और ऐसे बंदे को बिठाना पड़ेगा जो वहां पे पूरे चार्ज को संभाल पाए, पूरे चार्ज को संभाल पाए।
तो इसने एक लेटर इशू किया और उस लेटर में बोला कि भाई देखो, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए सॉरी, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बंदा बंगाल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए, वहां पे जितना भी कैश का काम है उसको संभाल पाए एज ए दीवान। अगर यदि मैं यहां पे बात करूं कि मुझे एक दीवान की जरूरत है, ठीक है, जो वहां पे जो भी प्रोडक्शन है, जो भी वहां पे कलेक्शन है, एक तरीके का रेवेन्यू कलेक्शन है, वो मेरे लिए करके दे और वो लॉयल हो, ठीक है। तो इस लेटर को उसने इशू किया, तो यहां पे एक बंदा निकल के आया जिसका नाम है सूर्य नारायण मिश्रा। सूर्य नारायण मिश्रा, मतलब आप ये कह सकते हो मिश्रा जी निकल के आए यहां से। इन्होंने कहा कि देखिए, आपने इस तरीके से, जैसे आप देखते हो ना कि कोई भी जॉब निकलती है तो उसमें जॉब में लिखा होता है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस तरीके की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सूर्य नारायण मिश्रा निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि आपको एक दीवान की जरूरत है। देखिए, मेरे पास में वो कैपेबिलिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, आपके लिए लॉयल रहूंगा, आपके लिए जो भी काम होगा, जो भी जरूरतें होंगी वो सारी पूरी करूंगा, रिवेन्यू कलेक्शन होगा वो आप तक पहुंचेगा एज इट इज, ठीक है। इस तरीके की बातें होती है। पूछा गया आपकी क्वालिफिकेशन, बोला देखो मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, मुझे पूरी की पूरी नॉलेज है, ठीक है, बहुत नॉलेज है मुझे, प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, तो मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा और आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके लिए जैसा आप चाहते हो वैसा ही करके दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का पार्ट अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट होने का मतलब है औरंगजेब यहां से फ्री हो गया इस माइंड से कि यहां पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसको संभालने वाला बंदा मिल गया है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। प्रॉब्लम आई यहां पे 1700 में, 1700 के आसपास यहां पे एक बंदा आता है, दैट इज नोन एज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ठीक है। ये बंदा अपॉइंट होता है एज ए दीवान। ध्यान देना, ये दीवान है, ये गवर्नर नहीं है, ये बंगाल का गवर्नर नहीं है। यहां पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो गवर्नर का नहीं हो रहा है, यहां पे अपॉइंटमेंट हो रहा है दीवान का। तो मुर्शिद कुली खान एक दीवान है, ना कि गवर्नर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास में मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया एज ए दीवान कि भाई आप दीवान हो, यहां का रिवेन्यू कलेक्शन आप करोगे, आपको वहां से कलेक्शन करके देने हैं, ठीक है। चल रहा है, सारी चीजें ठीक चल रही है। 1707 में ये हमें देखने को मिलता है औरंगजेब की डेथ हो जाती है, औरंगजेब चला गया। अब एक बात सोचिए, जिस बंदे के लिए लॉयल है कोई, तो वो उसी के हिसाब से काम कर रहा है, उसी के बेस पे काम कर रहा है, जो भी रिपोर्ट होगी वो उसी को दे रहा है। अब इसके नीचे अगर रूलर स्ट्रोंग आएगा, अगर रूलर स्ट्रोंग होगा तो इनके लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से अपना काम करेंगे, जैसे काम करते हैं वैसे काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आती है इसके नीचे जो भी औरंगजेब के बाद में जो भी रूलर आ रहे हैं वो सारे वीक है। चाहे हम बहादुर शाह की बात करें, चाहे हम जहांदार शाह की बात करें, फर्रुख सियार की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बहादुर शाह आ गया, ठीक है, उसके हाथ में कुछ ही नहीं है, वो खुद किसी के दम से रूलर बने। औरंगजेब थे वो तो अपनी पावर शो करते थे, लेकिन हमें देखने को मिलता है जब हम बहादुर शाह की बात करते हैं तो वीक रूलर है, जहांदार शाह वो वीक रूलर है। ऐसे ही फर्रुख सियार, अगर हम बात करते हैं फर्रुख सियार की, तो ये पहले ही वीक है, ये तो खुद सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बैठा हुआ है रूल करने, ठीक है। ऊपर से इसको प्रॉब्लम हो जाती है और इसको बीमारी हो गई, डिजीज, ठीक है। और उसका इलाज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक डॉक्टर को बुला के लेके आई, और वो डॉक्टर कौन था, डॉक्टर जॉन सरमन। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हम देख चुके हैं पीछे, ठीक है। अब जब इनका इलाज हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भाई क्योंकि एक राजा का इलाज किया आपने, तो आप मांगो जो मांगना चाहते हो, हम आपको खुशी खुशी दे देंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसी वेट में बैठी है। क्या उन्होंने यहां से दस्तक सिस्टम ले लिया कि भाई अगर कोई भी काम होगा, अगर आपको बंगाल में ट्रेड करना है, तो वहां पे एक बोला गया जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा,
क्या होता है कि आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो हमारी परमिशन लेके यहां पे करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड करना चाहता है अगर वहां पे, पहले क्या होता था कि जो नवाब है वहां का, जो रूलर है वहां पे, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, यहां पे अब ये सारी परमिशन किसको दे दी? आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इनको बोला कि आप ट्रेड कीजिए, जितना ट्रेड करना है आप उतना कीजिए, बस हमें सालाना ईयरली 3000 रुपीज दे दो बस। सोचो, एक जगह पे जहां से करोड़ों का ट्रेड हो रहा है वहां पे आप ईयरली सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज दे दीजिए, बाकी का जो भी ट्रेड हो रहा है वो आप अपना प्रॉफिट रखिए। अब हुआ क्या? होगा क्या? होगा ये कि जो बंदा दीवान है, दीवान कौन है? अगर मैं इधर बात करूं इस तरह से, यहां पे दीवान है, दीवान कौन है? दीवान है मुर्शिद कुली खान। दीवान है मुर्शिद कुली खान। क्या ये इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्यों? क्योंकि देखो, देखिए सेंटर में कौन बैठा है? मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत है, और मुगल सल्तनत में फर्रुखसियार है। इसको हर महीने चाहिए यहां से कलेक्शन, यहां से बंगाल से चाहिए कलेक्शन, और कलेक्शन करके कौन देगा? दीवान करके देगा। अब दीवान के हाथ में कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि सारा ट्रेड करने लग रहे हैं, ये पैसा जा रहा है इनके पास, ये बेचारा खाली हाथ बैठा है, ऊपर से इसी को पैसे देने हैं, इसी को पैसे यहां भेजने हैं, कैसे करेगा ये? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मुर्शिद कुली खान के लिए कि भाई जहां का ट्रेडिंग राइट मेरे को मिलना चाहिए, जहां पे मैं काम कर रहा हूं, यहां से पैसे कलेक्ट मुझे करने चाहिए, और ये सारा राइट इनको दे दिया, तो ये तो बहुत गलत हो गया। इसके लिए मुर्शिद कुली खान ने कर दिया रिवोल्ट कि भाई ये नहीं चलेगा, ये जो आपने किया है ना ये बहुत गलत किया है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मुर्शिद कुली खान, देखो अभी तक सूर्य नारायण मिश्रा अलग आदमी है, मुर्शिद कुली खान अलग आदमी है, तो क्या कहीं इनमें हेरिडेटरी कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। अब हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान को खुश करने के लिए फर्रुखसियार ने कहा हम आपको नवाब घोषित करते हैं, नवाब। जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, हम बीमार हुए थे, अब हम ठीक हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, आप इनसे नाराज मत होइए, लीजिए हम आपको नवाब बना देते हैं। अब ये खुश हो गया, नवाब बनते ही खुश हो गया। क्यों? क्योंकि अब सारी की सारी, नवाब का मतलब है अब आपकी जो ये गद्दी है वो हेरिडेटरी हो गई है। आप हो, कल आप नहीं रहोगे तो आपके बेटे इस पे बैठेंगे, उसके बेटे बैठेंगे, इस तरीके से हेरिडेटरी बन गई है। इसलिए इसने कहा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, आगे की फ्यूचर जनरेशन हमारी सिक्योर हो गई। चलो यहाँ तक चलता रहा। 1719 में ये नवाब बन गया। ठीक है, धीरे धीरे करते करते ये चीज़ देखते गए, और बाद में इसको लगा कि नहीं भाई नहीं, ये बात नहीं बनेगी, हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, फ्री करना चाहिए। धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ये नवाब आ जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट, अपने आप को नवाब कहना शुरू करेंगे। नवाब इक्वल किसके? रूलर के। पॉइंट क्लियर है? तो हमें पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पे किस तरह से रूलर्स आए, मुर्शिद कुली खान कैसे यहाँ पे रूलर बना। अब हम पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन रूलर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पीरियड में आए उसको देखते हैं। उसके बाद हम एक एक को डिटेल में देखना शुरू करेंगे। आई होप अभी तक आपको ये जो बैकग्राउंड है ये पूरा समझ आ गया कि किस तरह से रूलर बनाई है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे रूलर्स लिखता हूं कि कौन कौन रूलर यहाँ पे बने। उसके बाद हम एक एक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किसके सामने क्या चैलेंज आया और उसने उसको किस तरीके से टैकल किया। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान पहला रूलर। दूसरा रूलर इसके बाद में जो आता है दैट इज नोन एज शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, ठीक है। तीसरा रूलर है दैट इज सरफराज। सरफराज। उसके बाद हमारे पास आता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज नोन एज सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला। इसको रिप्लेस करेंगे, फिर आएंगे हमारे पास में मीर जाफर। मीर जाफर।
फिर आएंगे मीर कासिम, और लास्ट में फिर दोबारा से आएंगे मीर जाफर। ये आपको इसमें रूलर्स पता होने चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कौन बनेगा, क्योंकि यहां से सारी स्टोरी यहीं से चलती रहेगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन रूलर है, ये आपके दिमाग में आने चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खान की। पहले रूलर है मुर्शिद कुली खान। देखो, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज या पहला चैलेंज क्या होगा? इनके लिए सबसे पहला चैलेंज ये होगा, वो ये नोबेलिटी को लेके। क्यों? देखो भाई, एक बात सोचो, जो बंदा दीवान है, इसके बगल में जो बैठे हैं वो सारे बराबर है। अब उनमें से एक बंदा उठ के कह रहा है कि मैं आज से आपका रूलर हूं, मैं नवाब हूं, मुझे एज ए नवाब ट्रीट कीजिए, तो कोई एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो नोबेलिटी इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसको टैकल करना है कि भाई देखो, अगर यदि मेरे को ये एम्पायर चलाना है तो ऑब्वियस है कि मुझे इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये एम्पायर बना पा रहा हूं मैं, तो ये लोग एज इट इज रहे, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा, ऐसा सोचना होगा जिससे ये नोबेलिटी जैसी है वैसे की वैसी यहाँ पे रहे, मेरे साथ में काम करते रहे और ये मेरे अंडर रूल करते रहे। तो इसने क्या किया, सबसे पहले नोबेलिटी के लिए इन्होंने कहा कि हम आज से आपको प्रमोशन दे रहे हैं। बहुत खुश हुए। जो बंदा लोअर पोस्ट पे है उसको बोला आप हायर पोस्ट पे, आपको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अब खुश तो हो गए, अब दूसरा काम ये भी करना है कि ये बगल में ना दिखने चाहिए। तो उसके लिए इसने किया, प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन साथ में आपका ट्रांसफर भी कर रहे हैं। जो बंगाल में है उसको उड़ीसा में भेज दिया, उसको दूसरे पार्ट में भेज दिया। ठीक है, कि आप यहां से उठिए दूसरे पार्ट में चले जाओ, क्योंकि वहां पे अपना कंट्रोल बनाना, अपना होल्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसके लिए इसने प्रमोशन किया और साथ में उनका ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो लोग इससे जुड़े रहे, नोबेलिटी इसके फेवर में रही। पॉइंट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट इसने किया कि भाई मेरे पास में इसके लिए, क्योंकि अब लैंड है, सारा खेल तो लैंड का ही है ना, सारा खेल लैंड का है। क्योंकि जब तक आपके हाथ में बंगाल की लैंड नहीं होगी तब तक आप उसमें क्या करोगे? आपको कलेक्शन करने, कैसे करोगे? इसके लिए लैंड का मेजरमेंट करवाया कि भाई लैंड मेजर करो एक बारी, कितनी है और किसके पास कितनी है, वो सारी मेरे हाथ में होनी चाहिए, मेरे पास उसकी पावर होनी चाहिए। ठीक है, इससे यहां पे इसने शुरू किया इजारा सिस्टम। एक तरीके से जैसे हमने देखा था पीछे कि इजारा सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, वही इजारा सिस्टम इसने यहां पे लागू किया। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट यहां पे वो करने की शुरुआत करेगा, इसने उड़ीसा को अपने कंट्रोल में ले लिया। उड़ीसा पे पूरा कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लिया, बंगाल प्लस उड़ीसा दोनों रीजन इसके कंट्रोल में आ गए। तीसरा पॉइंट, इसने कैपिटल, जो पहले यहां की कैपिटल हुआ करती थी, वो कैपिटल कौन सी थी? वो कैपिटल थी दैट इज ढाका। कौन सी है? ढाका है। उसको शिफ्ट किया और अपने ही नाम पे कैपिटल बना दी, दैट इज मुर्शिदाबाद। अपने नाम पे कैपिटल बनाई कि बंगाल की जो कैपिटल होगी वो मेरे नाम पे होगी, मुर्शिदाबाद होगी। ठीक है, इस तरीके का उसने कुछ काम किया। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में तो वो पहले कि हाँ भाई ठीक है, आपका कोई रोल नहीं है, आप ठीक अपना काम कर रहे हो, मैं नवाब बन गया हूं, मुझे कुछ चेंजमेंट करने वो मैं करता हूं। ठीक है, 1727-29 तक ये रूल करेगा यहाँ पे, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर एकदम। अब आते हैं इसके बाद में दूसरे आते हैं, क्योंकि इसके बेटे बनेंगे रूलर, क्योंकि नवाब बन चुका है तो अब इसके बेटे बनेंगे रूलर। तो फिर आते हैं सुजाउद्दौला। 1727 में इसकी डेथ होती है, 27 से फिर ये बनेगा सुजाउद्दौला 1727 टू 1740 तक, 39 तक ये रूल करेगा।
ठीक है। अब सुजाउद्दौला क्या काम करेगा, इसका इतना कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कुछ ऐसा बड़ा काम किया ही नहीं। इसने एक मेन काम किया और वो ये, इसने यहां पे इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा को अपने कंट्रोल में लिया था। ये बिहार को बंगाल में मिला जाएगा, बिहार को बंगाल में मिला दिया। मतलब जो पहले बंगाल बंगाल हुआ करता था, इसके फादर ने क्या किया, उड़ीसा वाले पार्ट को भी बंगाल में मिला दिया। इसने क्या किया, इसने बंगाल के ऊपर देखा बिहार है, उसको भी पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लिया। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के तीनों पॉइंट्स एक साथ मिला दिए और एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो यहां पे ये पॉइंट चलता है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट रूलर आते हैं, दैट इज नोन एज सरफराज। सरफराज जो किन के बेटे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखो एक दूसरे के कंटेम्पररी समझना, कंटेम्पररी देखना। यहां पे आए सरफराज, सरफराज जो रूलर है, ठीक है। उधर अगर हम देखें मुगल एम्पायर में, तो मुगल्स में एक बंदा है गवर्नर बन के बैठा था, दैट इज नोन एज अली वर्दी खान। अली वर्दी खान ये मुगल्स के अंडर काम कर रहे हैं गवर्नर के रूप में, और ये कह रहे हैं कि मैं जो भी कलेक्शन आ रहा है वहां से वो सारा काम यही कर रहे हैं, ठीक है। इसकी नजर पड़ती है इधर बंगाल में, तो ये कहता है कि देखो मेरे को यहां से उठा के बंगाल भेज दो, मैं वहां जाके काम करना चाहता हूं। लॉयल तो मैं आपके लिए हुई, मुझे वहां पे जाके काम करना है। और इस टाइम पे मुगल्स में रूलर कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये तो खुद ही रंगीले मिजाज का है, तो इसे कोई लेना देना ही नहीं है क्या चल रहा है क्या हो रहा है। तो इसने कहा ठीक है आप जाइए यहां से यहां पे। इसका क्या थॉट प्रोसेस था, ये सोचता है कि बंगाल में देखो सरफराज है, इसके कोई बस का काम नहीं है, रूलर बनना इसके बस का ही नहीं है, इसको जबरदस्ती रूलर बना रखा है। रूलर हो तो मेरे जैसा, अली वर्दी खान सोच रहा है कि रूलर हो तो मेरे जैसा हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का थॉट लेके चल रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरे जैसा रूलर बने, ये इसके बस का नहीं है यहां काम कर पाए, तो क्यों ना मुझे इसको रिप्लेस करना चाहिए। और यहां पे ये एक लड़ाई करता है, बैटल ऑफ घेरिया। बैटल ऑफ घेरिया कब करता है, 1740 में। और यहां पे अली वर्दी खान जीत जाता है, और जीत के ये इसको हटा देता है, रिप्लेस करता है, और कहता है कि आगे से अब जो नवाब होगा बंगाल का नवाब कौन होगा, अली वर्दी खान। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट रूलर हमारे पास कौन आ गए, दैट इज अली वर्दी खान। अब इनके बारे में समझते हैं। यहां से मेन कहानी जो बंगाल की होती है वो यहां से शुरू होती है। यहां से आपको समझना है कि किस तरह से बंगाल के दिशा नक्षत्र बदल जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अली वर्दी खान। देखो अगर यदि मैं बात करता हूं तो अब क्योंकि ये पहले से गवर्नर हुआ करता था, मुगल एम्पायर का गवर्नर हुआ करता था, तो ऑब्वियस है इसके लिए गवर्नर से और नवाब बनना डिफिकल्ट तो होगा, क्योंकि हो सकता है मुगल एम्पायर का जो रूलर है वही इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दे और वो कह दे कि भाई तूने ऐसा किया क्यों, जो लोग हमारे लॉयल हुआ करते थे आप उनको रिप्लेस करके और आप उनकी जगह पे बैठ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए अली वर्दी खान ने सबसे पहले मुगल एम्परर को खुश करने के लिए, और मुगल में कौन है, रंगीला, इसको खुश करने के लिए सबसे पहले 2 करोड़ रुपए, ठीक है, ये रुपए एज ए गिफ्ट इसको भेजे कि देखो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा और उससे पहले के रूलर्स में भी पढ़ा कि जो भी बंदा मुस्लिम कम्युनिटी में हमने देखा कि जो भी बंदा एक तरीके से उलेमाज और वहां से रिकॉग्निशन लेता है, जो भी रूलर रिकॉग्निशन लेके रूलर बनता है तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है और वो लंबे टाइम तक रूल कर पाता है, लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं।
उसी सिमिलर तरीके से, क्योंकि अली वर्दी खान भी यही सोच रहा है कि इसको रिकॉग्निशन मिले, और रिकॉग्निशन देगा कौन? मुगल एम्परर। अगर उसने रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप नवाब हो, तो बंगाल के लोग इसके अगेंस्ट नहीं होंगे, बंगाल के लोग इसके साथ में चलना शुरू कर देंगे। तो इसने यही काम रंगीला के साथ किया। इसने कहा कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए एज ए गिफ्ट दे रहा हूं, बस आप क्या करो, मुझे नवाब कह दो कि ये नवाब है, आगे से बंगाल के नवाब कौन होंगे? अली वर्दी खान होंगे। बोल ठीक है, इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, लो मैंने आपको नवाब डिक्लेयर कर दिया। अब नवाब जैसे ये बना, तो अब पीछे की जो फैमिलीज थी वो कट हो चुकी है। जो पीछे मुर्शिद कुली खां की फैमिली हुआ करती थी वो हट चुकी है साइड में। अब यहां से अली वर्दी खान की फैमिली शुरू हो जाएगी चलना। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो नवाब बन गया अली वर्दी खान, ठीक है। अब इसके सामने क्या क्या चैलेंज होंगे? सबसे बड़े चैलेंज इसके सामने होंगे। पहला पॉइंट तो ये मुगल एम्पायर ही होगा, पहला चैलेंज। क्यों? जिस बंदे को पहली बार में इतने रुपए मिले हो, ध्यान से समझना, जिस बंदे को पहली बार में इतने रुपए मिले हो, 2 करोड़ रुपए, तो वो उम्मीद करेगा कि हर साल उसको पैसा मिलता रहे, ठीक है, हर साल उसको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, मुगल एम्परर ने यहां पे, अली वर्दी खान ने मुगल एम्पायर में पैसे सेंड करना बंद कर दिया। इसने कहा कि भाई देखो, हमारे पास 2 करोड़ रुपए आपको दे दिए, वो उस टाइम ही दिए थे, वो गिफ्ट था, अब हम आपको हर साल पैसे तो नहीं दे सकते। यहां से ये कह रहे हैं कि भाई आपको तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा दीजिए, हमने आपको नवाब बोला है। नहीं भाई, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो यहां से मुगल एम्परर के साथ में जो रिलेशन है वो कट हो गया, रिलेशन खत्म हो गया। क्योंकि आप जिनको पहले इतनी इंपॉर्टेंस देते थे कि आपको वो रिकॉग्नाइज करें, अब आप उनको पूछ भी नहीं रहे हो, आप उनको पैसा नहीं भेज रहे हो, तो वो आपके अपोज करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको आगे से आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी हो आप देखोगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा इनके सामने जो चैलेंज है वो है मराठास। ये कैसे? क्योंकि मराठा इस टाइम में क्या हो रहे हैं, स्ट्रोंग हो क्या रहे हैं। आपने ये पीछे पढ़ा है कि इस टाइम पीरियड में नादिर शाह अटैक करके जा चुके हैं, तो मुगल एम्पायर की तो वैसे बैंड बजी है कि वो किसी दूसरे को मारने जाए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर मुगल एम्पायर ने फिर इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। देखो, इससे पहले आपने देखा कि इस टाइम पीरियड में नादिर शाह अटैक कर चुके हैं और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर गए दिल्ली को। तो यहाँ पे वो अपनी इज्जत बचा रहे बेचारे, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर के लिए रिलेशन कट करना ही बेहतर है कि भाई ठीक है, तुम जैसे करना चाहो, जैसे रहना चाहो वैसे रहिए, ठीक है। यहाँ आते दूसरे टाइम में मराठास, जो कि स्ट्रोंग हो चुके हैं, पावर में है। मतलब अगर हम देखें तो इनके पास में बहुत बड़ी पावर है। इनका क्या काम है, ये जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां लूटपाट करते हैं, वहां तोड़फोड़ करके आते हैं। ऊपर से वो कहते हैं कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका सोर्स है, उसका 1/4, मतलब जिसको हम बोलते हैं चौथ, ठीक है, कि आप अपना चौथ हमें देते रहिए। अब सोचो, जिस बंदे के पास में पहले से ही रिसोर्स नहीं है, उस बंदे की इनकम में से भी 1/4 पार्ट दूसरे को देने, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो दूसरा बर्डन इसके लिए। अब ये प्रॉब्लम है। तीसरी इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये क्या प्रॉब्लम है भाई, सारी चीजें तो इन्हीं के पास है, सारी की सारी रिसोर्सेज तो इनके पास है। ट्रेड करने तो वो ये कर रहे हैं, कोई काम करने तो वो ये कर रहे हैं, मैग्ना कार्टा इनके पास है, हर तरीके का रिसोर्स इनके पास है। अब ये भाई पहुंच रहे हैं किनके पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात को लेके पहुंचे अली वर्दी खान के पास में कि यार भाई देख, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, आप इनके मैग्ना कार्टा को कैंसिल कर दो, आप इनके ट्रेडिंग राइट्स को कैंसिल कर दो ताकि हम वहां पे कमा पाए। लेकिन इसका भाई का जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने पैसे मांगे थे, जब इन्होंने कहा था कि हमें दीजिए, तो इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था उस टाइम में, मुगल्स ने कोई। अब ये सोच रहे हैं कि अब आगे वाला हमारी हेल्प करे, तो अब ये कह रहा है भाई हम जानते ही नहीं आपको कौन हो। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से
अली वर्दी खान रिसोर्सेज से लेस हो जाता है। यहां पे रिसोर्स है ही नहीं इसके पास, इतनी रिसोर्सेज की कमी हो गई इसके पास में कि इस बंदे को फाइनली सुसाइड करना पड़ गया। बोले भाई जियो तो जियो किसके भरोसे। अदरवाइज जब ये बंदा सोच रहा था कि मुझे रूलर बनना है, तो ये सोच रहा है कि मुझे बंगाल को रिवाइव करना है, मुझे बंगाल को बहुत ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पे क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो रिसोर्सेज नहीं है तो इसे सुसाइड करना आखिरी में मजबूरी हो गई इसकी कि मैं जनता को जवाब दूं तो क्या दूं। पॉइंट क्लियर एकदम, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। अब जैसे अली वर्दी खान मरे, यहां पे दोबारा से प्रॉब्लम आ गई। अब नेक्स्ट रूलर कौन, क्यों, आखिर क्यों? देखिए 1754 में ये सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। अब होगा क्या नेक्स्ट रूलर, क्योंकि क्योंकि इसका कोई भी बेटा नहीं है, अली वर्दी खान का कोई भी बेटा नहीं है, और कोई बेटा नहीं है तो फिर रूलर किसको बनाया जाए? तो इसकी तीन बेटियां हैं और उनके बेटे हैं। एक है जिसका नाम है सिराज उद दौला, ठीक है। एक है जिसका नाम है, बेटी है घसीटी बेगम, और तीसरे हैं शौकत जंग, ठीक है। अब यहां पे बात आ गई, आखिर इनमें से रूलर बनाए किसको? ये बेटा है सिराजुद्दौला, बेटा है, ठीक है। किसका है? अमीना बेगम करके इनकी मदर हुआ करती थी, अमीना बेगम, उनके बेटे सिराजुद्दौला, ठीक है। अब क्योंकि ये सबसे प्यारा था, सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का सबसे प्यारा बेटा है, एक तरीके से हम नाती कह सकते हैं कि ये उनका सबसे प्यारा है। तो बोले भाई देखो सिराजुद्दौला को ही हमें एज ए रूलर बनाना चाहिए, एज ए रूलर उसको अपॉइंट करना चाहिए। बोले हाँ भाई ठीक है, चलो हम इसको रूलर बना देते हैं। तो सिराजुद्दौला को एज ए नवाब अपॉइंट कर दिया बंगाल का। अब यहां पे प्रॉब्लम आई इन दोनों के बारे में, क्या ये बात इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हमारे लेवल पे हमारे भाई बराबर में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्यारा है तो केवल इसी वजह से इसको रूलर बना दिया? हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? हमारा क्या कोई रोल नहीं है यहाँ पे? पॉइंट क्लियर? तो इसलिए ये दोनों, सोचो जरा ध्यान से सोचना, क्या ये इसका अपोज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्या हमारा रोल नहीं है क्या? हम रूलर नहीं बन सकते क्या? हमें बनना चाहिए, हम बन सकते हैं। केवल प्यारा है इसीलिए, कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्या आपने ये चेक किया? नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये रूलर है? तो इस बात पे हमारे पास में ये दोनों लोग इसके अपोज में आ गए, ठीक है। पॉइंट क्लियर? जैसे अपोज में आए तो इसने क्या कहा कि भाई इनसे जो भी इनके पास में रिसोर्सेज है, जो हमने पैसा दे रखा है, जो लैंड है, इसको वहां से बेदखल कीजिए, इनको हटाइए वहां से और बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो। चलो ठीक है, मौसी है हमारी, लेकिन ये थोड़ी है कि रूलर के अगेंस्ट ये अपोज करेंगे। तो इस तरीके का बिहेवियर ये कुछ इनके साथ में बिहेव करता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब जब ये काम करेगा तो होगा क्या? इनकी इसके साथ में बनना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। बातें कि भाई हमें इसको हटाना है, सिराजुद्दौला को हटाना है, इसने हमारे जो रिसोर्सेज थे वो भी हमारे हाथ से ले लिए, तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इसको हटा पाए। तो ये फेवर करना शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे करेंगे अब उसके बारे में समझते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सिराजुद्दौला। देखो पूरी काया पलट जाएगी, पूरी स्टोरी यहां से बदलना शुरू हो जाएगी। अब देखो कैसे, अगर यदि मैं बात करता हूं यहां पे सिराजुद्दौला की, इसने क्या किया? यहां पे रिलेशन बेकार कर लिए
अपने रिलेशन बिगाड़ लिए, ठीक है। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कुछ भी करके इसको डाउनवर्ड करने, नीचे लेके जाना है, इसको रूलर से हटाने। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पे स्ट्रोंग हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रोंग हो चुकी है। स्ट्रोंग कैसे, मतलब देखो, अगर जब हम पढ़ेंगे पीछे, अभी हम देखेंगे आगे कि कार्नाटिक वॉर हो चुका है और उसमें ये जीत चुके हैं, तो वहां भी सारा खेल किसका था? सारे का सारा रोल था गद्दी का। उसी को लेके लड़ाई हो रही थी, थ्रोन को लेके हो रही थी। यही सेम चीज यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखेगी यहाँ पे, और इसका फायदा उठाएगी। कैसे? देखो, सिराजुद्दौला, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते हैं इनके पास में, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पहले एक बार इसका पॉइंट देख लेते हैं, इसने क्या क्या काम किया, क्या चेंज किया। सबसे पहले तो इसने एक चेंजमेंट किया, और वो चेंजमेंट किया दैट इज जो कोलकाता है उसका नाम चेंज किया, और उसने इसका नाम बना दिया अलीनगर। इसका नाम बना दिया अलीनगर, ठीक है। अलीनगर क्यों? क्योंकि ये इसके नाना के नाम पे अली वर्दी खान, तो अली वहां से लिया, अलीनगर, कोलकाता का नाम चेंज कर दिया और उसको अलीनगर बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पे बंगाल में जब हम बात करेंगे तो बंगाल में एक्चुअल में रोल जो प्ले करेंगे, किंग मेकर का जो रोल प्ले करेंगे, वो करेंगे जगत सेठ होंगे, जो सेठ होंगे वहां पे। यहाँ पे क्योंकि इसको रिसोर्सेज चाहिए थे, रिसोर्सेज की इसको जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो ये यहाँ पे अलीनगर में बंदा अपॉइंट करेगा मनिक चंद्र को। मनिक चंद्र, इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर। इसको एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बनाया? क्योंकि देखो, जो सेठ थे, बंगाल के जो भी सेठ थे, वो कहते थे आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसे चाहिए, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है, लेकिन पैसे के बदले में जो भी पॉलिसीज बनेगी उस पॉलिसीज में पार्टिसिपेट हम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से, क्योंकि हम देखते हैं मुर्शिद कुली खान, उसने भी एक इसी तरीके का काम किया था, उसने भी पैसे लिए थे, पैसे उधार लेके फिर उसने जगत सेठ को बोला था कि भाई आप हमें पैसे दे दो, आप हमारी जो पॉलिसीज बनेंगी आप उसमें पार्टिसिपेट करना। उसी सिमिलर तरीके से यहाँ पे सिराजुद्दौला कह रहे हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें किसी सेठ के पास जाना पड़ेगा। अब सेठ कहेगा कि पैसा तो दूंगा, लेकिन पैसे के बदले में वहाँ का जो पॉलिसी होगी, जो रूल होगा, उसमें पार्टिसिपेशन हमारा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया? मनिक चंद्र को, ठीक है। पॉइंट क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात को समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सिराजुद्दौला के पास, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी कंपनी के लोग हैं यहाँ पे, उनको फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोग हैं, फूड ग्रेन्स चाहिए। बंगाल में हमारे पास में कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो कि फूड ग्रेन्स हम स्टोर कर पाए। अब बात को समझना, कहानी को सुनना आप ध्यान से। ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ऐसा कोई भी, हमारे पास में ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम फूड ग्रेन्स को स्टोर कर पाए। हमें कोई, आप अपने फोर्ट में, अपने किले में कोई ऐसी जगह दे दो जहां पे हम गोडाउन क्रिएट कर पाए या इस्टेब्लिश कर पाए। इसके लिए इसने कहा कि ठीक है, आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको, कोलकाता में एक फोर्ट है दैट इज विलियम फोर्ट करके उन्होंने नाम बनाया बाद में, विलियम फोर्ट, कि हम आपको ये देते हैं, आप इसमें जाइए, आप वहां पे बना लो, फूड ग्रेन बनाना है आप बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके का प्रोसेस। अब क्योंकि ये राजा के पास आ गए तो इनको ये देखने को मिल रहा है कि इनका रिलेशन इसकी मौसी के साथ में, चाहे वो घसीटी बेगम हो, दौलत जंग हो, उनके साथ में नहीं बन रहा है ढंग से, ठीक है। तो इन्होंने जब ये चीज देखी तो इनको फॉल्ट लाइन समझ आ गई कि भाई ये तो फॉल्ट है यहाँ पे, इसको हमें फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें फोर्ट बनाना शुरू किया, लेकिन फोर्ट बनाने के साथ में इसको इतना मजबूत बनाने लग गए, इसकी दीवारें इतनी मोटी करने लग गए, और उनके बीच में तोप रखना शुरू कर दिया इन्होंने, बीच बीच में। अब ये चीज देख रहा है सिराजुद्दौला, बोले भाई ये क्या चल रहा है, आपको फूड ग्रेन्स स्टोर करने, आपको गोडाउन बनाने, बनाइए,
उसमें तोप रखने के लिए आपके पास कोई ऐसा चोर आ रहा है क्या, कोई ऐसा लुटेरा आ रहा है क्या आपके फूड ग्रेन्स को चोरी करके ले जाएगा? आप उसमें बीच में तोप क्यों रख रहे हो? अब इस चीज का जवाब ये क्या दे? तो सिराजुद्दौला जब ये चीज देखते हैं तो उन्होंने कहा भाई इनको यहां से निपटाइए, इनको यहां से भगाना पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। यहां पे सिराजुद्दौला ने इस पे अटैक कर दिया और पूरी तरीके से इसको, जो फोर्ट है विलियम फोर्ट है, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से तबाह, डिस्ट्रॉय, ठीक है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब जैसे ये तोड़ा, अब बात को सोचो जरा और समझिएगा, अगर यदि मैं बात करूं कि जब ये तोड़ेगा इसे तो क्या ब्रिटिशर्स इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं। तो ये करेंगे क्या? ये यहां से जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको भागना पड़ा और भाग के एक आइलैंड पे जाके रुके, जहां पे थोड़ी देर रुक पाए। फुल्टा नाम का एक आइलैंड है, उस पे जाके ये बैठे कि भाई कोई तो हमें जगह दे दो जहां हम रह सकते हैं, जहां हम बैठ सकते हैं। अब यहां से जब वो इनको तोड़ रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं 1756 में, जून की बात है, 15 जून 1756, इस टाइम पीरियड की बात है। यहां पे इसने जब ये पूरी तरीके से इसको तहस नहस कर दिया तो यहां से कुछ ब्रिटिशर्स को पकड़ा, कुछ ब्रिटिशर्स को, कहते हैं 146 के आसपास, 146 यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उनको पकड़ा और पकड़ के एक छोटे से रूम में उन सभी को कैद कर दिया, बांध दिया। वेंटिलेटर, बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं, कोई एक छोटी सी खिड़की नहीं उसमें, और सबको कैद कर दिया, बंद कर दिया। 2 से 3 दिन बाद जब इनको खोला गया तो देखा गया यहां से 1 2 3 123 के आसपास जो बंदे थे, क्योंकि सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो सफोकेशन से वो मर गए। इतनी भयंकर दर्दनाक मौत उनको मिली, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब होती है ये? 20 जून को 1756, ठीक है। इतना बड़ा कांड हो चुका है। किसने किया है? सिराजुद्दौला ने। उसने कहा कि यहां पे मुझे दिखने नहीं चाहिए, जो भी ब्रिटिशर्स है वो मुझे दिखने नहीं चाहिए, उनको निकालो यहां से। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है। ब्रिटिशर्स जो बंगाल में थे उनको तो निकाल के फेंक दिया यहां से, ब्रिटिशर्स को तो निकाल के फेंक दिया। अब ब्रिटिशर्स को हेल्प चाहिए। ऐसा हुआ कि 2 से 3 मंथ निकल गए, यहां पे 2 मंथ निकल गए, बाहर किसी को पता ही नहीं चला कि भाई ऐसा कुछ हो चुका है, पता ही नहीं चला, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन देने वाला ही नहीं है। यहां पे बंगाल है, यहां पे मद्रास है। मद्रास में ये खबर मिलती है 2 मंथ बाद कि ऐसा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो गया वहां पे। अच्छा ऐसा हो गया, हाँ, तो बोले कुछ तो करो, वहां ऊपर हेल्प भेजिए ताकि हम इनकी हेल्प कर पाए। तो यहां से यहां पे बंदा है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसको बोला गया। देखो कर्नाटिक वॉर जब होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो कर्नाटिक वॉर होगी तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा रोल होगा। ये हम देखेंगे, जब हम कर्नाटिक वॉर देखेंगे तो हम वहां पे देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिशर्स ने, या हम ये कहें ब्रिटेन से इंफॉर्मेशन आती है कि आप जाओ और जाके बंगाल को ख़त्म करके आओ, यहाँ से इनके ऊपर लड़ाई कीजिए, इनको ख़त्म करो, यहाँ से सिराजुद्दौला को ख़त्म कर दो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब जब ये यहाँ पे गया तो इसकी खबर मिल जाती है मनिक चंद्र को। मनिक चंद्र, ठीक है, किसको मिलती है? मनिक चंद्र को, कि भाई ऐसे ऐसे रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है और वो यहाँ पे तहस नहस करके जाएगा, पूरी तरीके से इसको ख़त्म करेगा। तो मनिक चंद्र ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में एक ट्रीटी की, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इसमें बोला कि देखिए आप जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। तो यहां पे देखो, अब एक बात को समझना, रूलर कौन है? सिराजुद्दौला, ठीक है, लेकिन ये आके वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं कि आप हमें 50 लाख रुपए का, 50 लाख, इस ट्रीटी में बोला गया
कि 50 लाख रुपए का हर्जाना एज ए फाइन हमें पे कीजिए। आपने हम पे अटैक किया क्यों? आपने हम पे अटैक किया क्यों? तो 50 लाख रुपए का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। सोचो जरा क्या सिचुएशन चल रही है, मेन रूलर कौन है और सॉरी प्रॉब्लम किसको हो रही है? ब्रिटिशर्स को। ये कह रहे हैं कि आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो इसके चलते हमारे पास देखने को मिलता है कि ये इस तरीके की कुछ ट्रीटी होती है जहां पे मणिक चंद्र इसको दबाने की कोशिश करेंगे कि यार ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया अब उस पर मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है, समझा लेंगे राजा से जो हुआ है, कोई बात नहीं है, हो गई इतनी बड़ी ट्रेजेडी, कंट्रोल करते हैं उसको। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तो अब रॉबर्ट क्लाइव है, इसको तो अब वो ईगो पे बात आ गई ना कि छोड़ेंगे नहीं इसको, जो इसने किया है उसका हर्जाना इसको भरना पड़ेगा। आपने ब्रिटिशर्स को मारा कैसे? ठीक है, तो इसने मणिक चंद्र से डिस्कशन किया और इसको ब्राइब दी कि आप रूलर बनोगे, आप रूलर बनोगे, क्योंकि ये पीछे ये जो काम है वो सारा ये नीचे कर्नाटक में करके आ चुके हैं, वही सेम काम ये यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मणिक चंद्र से पूछ रहे हैं कि क्या आप रूलर बनना चाहते हो? अब किसी का भी मन पिघल जाएगा कि यार मेरे फेवर की बात कर रहे हैं, मेरे बारे में कितना सोचने वाले लोग हैं ये। तो इसके लिए मणिक चंद्र ने कहा कि देखिए मेरे को रूलर तो नहीं बनना है, रूलर के नाम में मैं बता दूंगा आपको कि कौन बनेगा, लेकिन मैं आपको इनके सीक्रेट बता देता हूं कि इनके सीक्रेट्स क्या है। और इसने सारे सीक्रेट्स बता दिए कि इनको कौन कौन बंदे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे घसीटी बेगम का नाम बताया, ठीक है, जगत सेठ का नाम बताया, इन्होंने कहा कि आप शौकत जंग के पास में चले जाइए, मैं खुद ऐसा हूँ, ठीक है। ऊपर से इसने कहा मीर जाफर, मीर जाफर इसके पास जाओ, ये करेगा आपकी हेल्प। बोले ये कौन है? बोले ये है एक्चुअल में आर्मी चीफ, जो इसकी आर्मी है ना उस आर्मी का लीडर है मीर जाफर। ये बंदा है जो रूलर बन सकता है। ये आपको अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, मीर जाफर पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बोले अच्छा ऐसा है, चलो फिर ठीक है, तो इसको पकड़ते हैं। इन्होंने मीर जाफर के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या आप रूलर बनोगे? तो इसके लिए तो वो एक होता है ना कि दिन में ही तारे दिखना, एक तरीके से कि हाँ भाई खुशी हो, खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि मेरे बारे में कोई इतना सोचने वाला है, मेरे को रूलर बनाना चाहता है, आर्मी का हेड हूँ मैं। इसको चढ़ा दिया, इतना मतलब चने के पेड़ पे चढ़ाया कि देख तू रूलर है, तू रूलर बनने के लायक है, आर्मी का हेड है, तो तुझे रूलर बनना चाहिए, तू कहाँ लीडर वीडर में बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से मीर जाफर को बोला है कि देखो एक काम करते हैं, हम तुझे रूलर अपॉइंट करेंगे, पर क्या होगा जब हम सिराजुद्दौला को, क्योंकि देखो रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में तो एक ही चीज चल रही है ना कि सिराजुद्दौला को हटाना है, तो वो उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं कि ये रूलर तो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये इसका बिहेवियर अच्छा नहीं, इस तरीके से इसको कंप्लेन की जा रही है। अब इसकी हेल्प करने के लिए आ गया मीर जाफर, है तो अभी सिराजुद्दौला ही, लेकिन मीर जाफर प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने मिलकर प्लानिंग की कि हम इसको हटाएंगे। ठीक है, सिराजुद्दौला को हटाना है। पॉइंट क्लियर? अब हटाएं कैसे? बोला देखो एक काम करते हैं, हम इसको पकड़ के लाते हैं, कंप्लेन इस पे कर ही रहे, यहां पे सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी चैलेंज किया, ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को चैलेंज किया कि आइए आप देखते हैं हम क्या कर सकते हो आप, आपने ब्रिटिशर्स को मारा है, हम आपको देखेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। इसमें सिराजुद्दौला को जो सबसे ज़्यादा अपना जो ट्रस्ट था वो किस पे? मीर जाफर पे। अब मीर जाफर पीछे से मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, तो सिराजुद्दौला अपनी तोप लेके जा रहा है, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तोप लेके आ रही है।
जून के टाइम में ये लड़ाई होती है, जून 57 में 1757 में ये लड़ाई होती है। यहाँ पे बोला जाता है कि एक्चुअल में लड़ाई हुई ही नहीं, सीधा कंक्लूजन निकला। क्यों? क्योंकि पीछे से जो लोग हैं, जो रूलर के सपोर्टर है, वो तो सारे खरीद रखे हैं, लोग थे वो तो खरीद रखे हैं, मीर जाफर है वो बिका हुआ है। तो यहाँ पे प्लान क्या बनाया था कि आप आना, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे और इसको मारना है, बस रूलर को मारना है, बाकी तो आर्मी हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला क्या करेगा, क्योंकि ये तोप लेके आया, जून के टाइम में ये लड़ाई होने की शुरू हुई, जून में आ गई बारिश। अब इन्हें पता नहीं था कि इस तरीके का कांड होगा। 2-3 घंटे लड़ाई चली, लेकिन उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में जैसे बारिश आई, तो बारिश आते ही सारी तोप पानी में गिली हो गई। तो इनका जो भी हथियार थे, जो भी रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, जब डिस्ट्रॉय हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक्चुअल में ये 50,000 60,000 के आसपास सैनिक लेके आए थे। 50,000 60,000 सैनिक थे इनके पास में। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में गिन के ही 3200 के आसपास सैनिक थे। उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे धोखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे छल हुआ है, इन्होंने इनको हरा दिया बहुत आसानी से। कैसे? सिराजुद्दौला को बोला कि भाई देख, एक काम कर, तेरे बस का नहीं है, क्योंकि तू जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी तोप है जो भी वो सारी खराब हो चुकी है, उनको तो पूरी तरीके से बारिश में खराब हो गई है। आप निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। और भागता भी किस पे? सिराजुद्दौला भागता भी किस पे? ऊंट पे बैठ के। देखो, होता है ना कि एक तरीके से अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं कि मरे तो ठीक है, घोड़े पे बैठ के निकल ले, पैदल पैदल भाग जाए, ऊंट पे बैठ के, जहां पे जिसको ना भी दिखे तो दिख जाए। ये बंदा ऊंट पे बैठ के भाग रहा है। तो मीर जाफर का बेटा है, दैट इज मीर मिलान, मीर मिलान, इसने इसको सीधा टारगेट किया और मार दिया। ठीक है, मारने की कोशिश की, मारा इसको, ये बेचारा भाग रहा है। सिराजुद्दौला कहते हैं कि ये अपनी जो दासियां है उनके रूम में जाके घुसा, उनको पकड़ के, मतलब बंदा मर रहा है उसके बावजूद भी ये सोच रहा है कि दासियां इसके साथ होनी चाहिए, और फिर ये मंदिर में जाके छुपा, बाद में इसको मार दिया गया एंड सो ऑन। इस तरीके की स्टोरी देखने को मिलती है कि सिराजुद्दौला का खेल खत्म कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अब रूलर किसको बनाया गया? मीर जाफर को। किसको रूलर बनाया गया? मीर जाफर को। किसने बनाया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑब्वियस है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी तो पूरी तरीके से ये इनके अंडर काम करेगा। किसके अंडर? ईस्ट इंडिया कंपनी के। देखो, अभी तक जिसका रोल बिल्कुल भी नहीं था, मीर जाफर, और दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका कोई रोल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक दूर दूर तक नहीं है, और अब वो पूरी तरीके से बंगाल में घुस चुकी है। बंगाल में रूलर्स को अपॉइंट करने का काम कर रही है कि हम कहेंगे ये रूलर तो ये रूलर, हम कहेंगे ये हटना चाहिए तो ये हटेगा। ठीक है, बंगाल में किंग मेकर बन के आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉइंट क्लियर है? अब जब बन के आए तो मीर जाफर, क्योंकि ये तो अब पूरी तरीके से इसका चमचा हो गया, तो ऑब्वियस है इसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो इसने सबसे पहले तो जैसे रूलर बना तो 24 परगना जो लैंड है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसने 3 लाख रुपए कैश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, ये काम करने लग रहा है। अब मीर जाफर ये सब जब करेगा तो होगा क्या भाई, इसके रिसोर्सेज, क्योंकि इसको हर साल पे करना है, हर साल पे करना है, और जब पे करेगा तो इसके रिसोर्सेज डाउनवर्ड जाएंगे। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने को मिल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से रिसोर्सेज भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अब मीर जाफर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे अब ये, जिसकी वजह से ये बचे, यहां से भागे, यहां से, या बंगाल को बचाने की कोशिश करे? तो इसके लिए प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि भाई मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं ये जो पैसे हैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि रिसोर्सेज, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास में पहले से ट्रेडिंग राइट्स है वो फ्री है, ये खुल के ट्रेड कर रहे हैं। मैग्ना कार्टा जो इनको मिला हुआ है उसका ये मिसयूज कर रहे हैं।
इसके पास रिसोर्स जुड़ने ही नहीं दे रहे, इनके पास में रिसोर्सेज हर साल 3 लाख आने लग रहे, नहीं आएंगे तो उसी साल डंडा पड़ेगा इसको। तो अब ये सोच रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊं। पॉइंट क्लियर है? तो इसके लिए ये देखते हैं डच। इसने देखा कि डच बैठे हैं, क्यों ना मैं इनकी हेल्प लूं। अब बात को सुनना, आपने एक वो डायलॉग सुना होगा ना, मेरे करीब मत आना मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। सुना है आपने ये डायलॉग किस तरीके का? ये कहानी यहां पे अप्लाई होती है। कैसे? मीर जाफर जो खुद तो बर्बाद हो ही रहे, खुद तो बर्बाद हो ही रहे, इसने अब इनकी लंका लगाने की बात सोच ली है। इसने कहा कि हमारी हेल्प कीजिए, हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाइए। डच ने पूछा कि बताओ क्या हुआ है आपके साथ में। अब डच ये सोच रहे कि ये तो रूलर है, यहाँ के लोकल लोग हैं, तो ऑब्वियस है इनके साथ मिलके हम ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। यहाँ पे मीर जाफर प्लस डच, मीर जाफर प्लस डच मिलके ये प्लान करते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और यहाँ पे एक बैटल होती है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, जो कि 59 में होती है, 1759 में। अब इस बैटल में यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? क्या डच को कुछ समझने देगी? नहीं, डच को मार पड़ेगी, खत्म। मीर जाफर है वो भगोड़ा है, भागने लगा, भागो यहां से, क्योंकि यहां तो हमारी दाल निकलने वाली, चलो निकलो यहां से, निकलो। तो जैसे मीर जाफर यहां से निकला, तो निकलते ही ये पहुंचा फ्रेंच के पास में, हेल्प कीजिए। देखो अब हो रही है नहीं, मैं आपको जिसके साथ में मिलता हुआ नजर आऊंगा वो बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। पॉइंट क्लियर है? ये वही पॉइंट है, जैसे हमने बोला ना पहले कि मेरे करीब मत आओ वरना मैं बर्बाद कर दूंगी, वही सेम काम ये है। मीर जाफर जिसके क्लोज जा रहे हैं वही बर्बाद हो रहे हैं। मीर जाफर क्लोज गया डच के, डच बर्बाद हो गए। मीर जाफर क्लोज गया फ्रेंच के, अब इनको फ्रेंच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से तबाह। कैसे? इनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है, और दैट इज नोन एज बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ वांडीवॉस। और ये होती है 1760 में। यहां से फ्रेंच खत्म, और फ्रेंच खत्म तो अब बचा कौन? मीर जाफर। ये फिर भाग रहे, फिर भाग रहे ये कि भाई मुझे बचाओ। ये बंदा भगोड़ा है, बहुत भगोड़ा है, भाग रहा है, एक को बर्बाद कर रहा है फिर भाग रहा है, दूसरे को बर्बाद कर रहा है फिर भाग रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स यहां से सोच रहे हैं कि भाई इसको हटाइए, रूलर ये बहुत हो गया, हमें कुछ और बनाना पड़ेगा जिसको हम रूलर बना पाए, ये काम का बंदा तो है नहीं, हटाओ। ये क्या सोच रहा था कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना है, इसे हटाओ पहले। तो यहाँ पे इसका ही दामाद जिसका नाम है मीर कासिम, मीर कासिम, इसको बोला रूलर बनोगे? हाँ, कोई मना ही नहीं है, मैं रूलर बनूंगा। बोले तो आ जाओ, आप रूलर बनिए, आपके ससुर जी हैं उनको हम हटाते हैं, आप उनकी जगह पे जाइए और रूलर बनिए। तो मीर कासिम खुश हुआ। अब जब खुश होगा तो डेफिनेट है कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा ना। अब क्या दोगे? बंगाल तो लुटाने लग रहे हो, इतने तो पैसे दे चुके हो आप, इतने रिसोर्सेज दे चुके हो आप। तो यहाँ पे इसने कुछ समझदारी वाले काम करने शुरू किए। इसने सबसे पहली चीज़ तो क्या की, इसने कुछ गिफ्ट दिया, और इसने गिफ्ट दिया चटगांव, वर्धमान। ठीक है, इसने ये गिफ्ट दिए कि ये लीजिए, हम आपको गिफ्ट देते हैं, और यहाँ से आपको जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ से कलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपका है, आप इनको संभालो, अपने पास रखिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स लेकिन क्या इतने से पार्ट को लेके खुश होंगे? क्योंकि उनकी तो पूरी नज़र किस पे है? बंगाल पे है। वो चाहते हैं पूरा बंगाल इनका हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा कमाए जाएंगे, वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये चाहते हैं कि इन सब को ख़त्म किया जाए। लेकिन ध्यान दो, तो ये एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ में लपेट दिया सब कुछ और उसके बाद में अपने हाथ में ले लिया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब
पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या किया इसने, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। इसने कहा कि अगर मैं, क्योंकि ये समझदार है, थोड़ा सा सोच रहा है, अगर मैं यहीं रहा तो जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर मैं इनके सामने रहा तो ये मुझे जीने नहीं देंगे, मुझे रिसोर्स कलेक्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कहां करता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ये बिहार में चला जाता है। ये कहता है कि मुझे यहां से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ताकि मैं कोई भी काम कर पाऊं तो आराम से कर पाऊं, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तीसरा काम ये करता है आर्मी ट्रेनिंग पे फोकस करना शुरू करता है, ताकि कल को कोई लड़ाई होती है, कोई किसी तरीके की बात होती है तो उसको सुलझा जाए, उसको निपटा जाए। ठीक है, तो इस तरह का ये काम करना शुरू करेगा। जब ये करेगा तो अब बात को समझिए कि क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज तो है ही नहीं, काम तो जब करेगा ना जब इसके पास रिसोर्सेज हो, और रिसोर्सेज के लिए ये ट्रेडर्स के पास जाएगा कि भाई पैसा लेके आओ। अब ट्रेडर्स क्या कहेंगे? ट्रेडर्स कहेंगे कि भाई पैसा कहाँ है, किसके पास है पैसा? पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। बोल क्यों, आप कमाने लग रहे हो, आपके पास में पैसा क्यों नहीं है? बोल पैसा होगा कैसे? आप एक बात देखो, जो ट्रेडिंग राइट्स है वो तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, काम तो सारा वो कर रहे हैं, पैसा तो वो लेके जा रहे हैं, हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है, हम आपको पैसे कहां से दें? तो इसके पास में ट्रेडर्स आके कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि कैसे भी करो मैग्ना कार्टा को कैंसिल करिए, तब जाके हमारे पास में रिसोर्सेज आएंगे, अदरवाइज हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। आप अपना एम्पायर चलाना चाहते हो, वो कैसे चलाओगे? तो इसके लिए ये कहता है कि ठीक है मुझे बात करनी पड़ेगी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे कंप्लेन लगाना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग है और वेंसियट आर्ट है, वो वहाँ पे बैठे हैं। तो उनके पास में इस कंप्लेन को भेजा कि भाई आप इसको हटाइए, अदरवाइज हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी आती जा रही है, हम डेफिशिएंट हो रहे हैं, हमें ज़रूरत है अभी फ़िलहाल ये जो आपके पास में राइट है ना वो हटा दो। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि भाई देख तेरी बात ठीक है, हम ये डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते, गवर्नर अकेला नहीं ले सकता है, इसके लिए काउंसिल बनेगी, वो काउंसिल डिसीजन लेगी, उसमें खुद ट्रेडर्स बैठे हैं तो वो क्या डिसीजन देंगे, वो खुद कमाने की सोचेंगे। तो यहाँ पे इसके पास अब इज्जत की बात आ गई, ट्रेडर्स इसको पीछे से पिंच कर रहे हैं कि भाई तू राजा है, राजा, और तू किसी और का हक मानेगा, तू किसी और की राइट को मानेगा, किसी और की बात को सुनेगा, टाइगर है तू कुछ भी कर सकता है। तो इसने जोश जोश में कहा कि मैग्ना कार्टा जो मिला हुआ है मैं उसको कैंसिल करता हूँ, आगे से कोई भी ब्रिटिशर्स जो भी होगा हर किसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे एम्पायर में मेरे यहाँ पे जो भी होगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को चुभेगी कि भाई ये राजा बनाया हमने, जो हमें पे कर रहे हैं, जो हमें किसी टाइम में हमारा गुलाम हुआ करता था, आज वो हमारे ऊपर खड़ा होकर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हें पे करना पड़ेगा, हम पे करेंगे और इसको पे करेंगे, ये तो नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? अब ये बात लेके ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे रखा तो ये बंदा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो बोले हटाओगे कैसे, हटाएं कैसे? बोले हटाते हैं, इसके लिए तो इलाज है। ये पहुंच गए, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गए मीर जाफर के पास वापस से। किसके पास? मीर जाफर के पास। राजा बनोगे? अब देखो बात को समझो, बर्बाद हो चुका है। जो बंदा आंख मीच के सो रहा है, बंद करके बैठा है कि मेरे सपने मेरे दामाद को मिले हुए, उसे करने दो, लेकिन नहीं, जैसे इसको बोला आप राजा बनोगे, आंख खोल के देखता है ऐसे, कौन बोला, कौन बोल रहा है ये बात, राजा बनोगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल खुश हो जाता है कि मुझे राजा बनने की बात हो रही है, हाँ मैं बनूंगा राजा, बनाओ मुझे राजा। तो बोले आपको कुछ काम करने पड़ेंगे? बोले हाँ करेंगे, क्या हो गया? तो इसको दोबारा से उम्मीद जग रही है कि मुझे राजा बनना है, तो ये अपने ही दामाद के अगेंस्ट
लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मीर कासिम कुछ बैटल्स लड़ता है, जिसके बारे में अगर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यदि हमारे सामने देखा जाए तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ बैटल होती है, 2-3। उनके बाद यहाँ पे पहली हमारे पास बैटल होती है, वो है पहली कहवा, बैटल ऑफ कहवा, ठीक है, जो होती है 1763 में। कब होती है? जुलाई में। जुलाई 1763 में बैटल ऑफ कहवा होती है। दूसरी बैटल होती है दैट इज नोन एज बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया, जो होती है 1763 में, लेकिन अगस्त में, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास तीसरी बैटल होती है दैट इज नोन एज बैटल ऑफ उदयनाला, बैटल ऑफ उदयनाला। ये आपको पता होना चाहिए 1764 में, लेकिन ये होती है सितंबर में। देखिए याद करना बहुत आसान है, जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, लेकिन 63, 63, 70, 64 ये ध्यान रखना आपको। ये 764 में बैटल होती है उदयनाला की, और इन सब में मीर कासिम की हार होती है। और जब हार जाता है तो अब इसको भागना पड़ा, भागेगा ये कि भाई यहाँ से भागो, कुछ भी करो, यहाँ नहीं रहना है अब, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो अपना दबदबा बनाए बैठी है। तो यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर को जैसे अपॉइंट किया तो नेक्स्ट रूलर बन गए मीर जाफर, ठीक है। खुश हो रहे हैं मीर जाफर कि अब मैं रूलर बन गया हूँ, अब मैं दोबारा से मेरे हाथ में पावर आ गई है, अब मैं पता नहीं क्या ही कर दूँ। लेकिन होगा क्या? देखो ये सारी चीजें चलने लग रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है। मीर कासिम भाग चुके हैं, मीर कासिम भाग चुके हैं। ये भागते भागते अगर मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे बंगाल है, यहाँ अवध है, बंगाल से अवध, क्योंकि मीर कासिम का दोस्त होता था यहाँ पे। यहाँ है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, अवध में बैठा है, जो कि मीर कासिम का फ्रेंड है। अब ये जाके सारी बातें किसको बता देता है? सुजाउद्दौला को, कि भाई देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी हेल्प कर और मुझे यहाँ से प्रोटेक्ट कर। अब क्योंकि इसी टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर का भी रूलर है जो भाग रहा है, वो भी अवध में बैठा हुआ है, वो भी अवध में बैठा है, शाह आलम, ठीक है। तो ये सारे के सारे तीनों मिलते हैं, मीर कासिम प्लस शाह आलम टू, और तीसरा है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ये तीनों के तीनों एक ट्राई पार्टी बनाते हैं कि हम मिल के अब अटैक करेंगे। देख पहले तो तू अकेला लड़ रहा था, अब हम तीनों मिलेंगे और तीनों मिल के फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करेंगे। और यहाँ से हमारे पास में तीनों अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। देखिए ये होती 1764 में अक्टूबर में। अभी तक एक बैटल हुई, बैटल ऑफ पलासी। वो बैटल थी जो ना तो एक दूसरे के बीच में हुई, वो सिंपली रिजल्ट दे रही थी, ठीक है, किसी के बीच में कोई कोलिजन नहीं था, वो सिर्फ एक छल था, धोखा था जो रूलर के साथ हुआ। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां से पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि अब आगे आने वाले टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को चलाने वाली है, ठीक है। 1764 में ये यहाँ पे लड़ाई होती है, और मीर कासिम, क्योंकि ये तो भगोड़ा था, ये एक तरीके से वही सेम सिचुएशन हो गई कि जब ये लड़ाई करने जा रहे हैं तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में सैनिक थे वो 60,000 के आसपास सैनिक थे, 60,000 लोग, और यहाँ पे केवल 6,000 लोग, 6,000 लोग, और उसमें भी 1,000 लोग थे ब्रिटिशर्स और 5,000 थे इंडियन। उसके बावजूद भी ये बहुत आराम से जीते, बहुत आराम से। उसके पीछे रीज़न था डिसिप्लिन, काम करने का तरीका, ठीक है। और यहाँ से पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेगी। और जब ये बैटल होती है तो उसके बाद मीर कासिम भाग रहे हैं, ये शाह आलम पीछे पलट के देख रहे हैं, भाई मीर कासिम मार, अटैक कर, अटैक कर, पीछे देख रहे हैं, मुड़ के देखा तो
है ही नहीं भाई, मीर कासिम दिख ही नहीं रहा है कहाँ दूर दूर तक, कहाँ गया पता ही नहीं कहाँ गया। पॉइंट क्लियर है। अब होगा क्या, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को पकड़ेगी कि चलो आओ अब आपका इलाज होगा, आप इधर आ जाइए। आप क्यों आए, कौन हो आप? बोले मैं मुगल सल्तनत का एम्परर हूँ। कौन? शाह आलम। अच्छा। दूसरे से पूछा आप कौन हो? आप मैं अवध का एम्परर हूँ। बोले दोनों आ जाइए, आपको दोनों को देखा जाएगा, हिसाब किया जाएगा अब तसल्ली से। ठीक है। अब होगा क्या, यहां से देखो 1 साल का पूरा टाइम पीरियड लिया गया 1764 में, और वो भी अक्टूबर में बैटल ऑफ बक्सर होती है। पूरा 1 साल का टाइम लिया गया 1765 तक, और इसके लिए अगस्त में ये होता है, अगस्त में, और पूरे 1 साल में यहां बीच में बुलाया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, कि ठीक है लड़ाई हुई है कोई बात नहीं, लेकिन अब इस लड़ाई को कंक्लूड करते हैं, और यहां से एक ट्रीटी होती है उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे, अब इस चीज़ को समझते हैं। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो पूरा 1 साल का टाइम लेते हैं, उसके बाद ही ट्रीटी हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जिसने खून के घूंट पी रखे हैं, तो वो तो सोचे बैठा है ना कि कैसे मैं बंगाल को पूरा कंट्रोल में लेके आना है, उसके बारे में सोच रहा है। तो यहाँ होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में पकड़ा गया दोनों को कि शाह आलम आप भी आ जाओ और सुजाउद्दौला आप भी आ जाओ। अब दोनों से अलग अलग बातें होंगी। ठीक है। कब होती है ये होती है अगस्त में 1765। ठीक है। इस टाइम में दोनों को अलग अलग बुलाया। 12 अगस्त 1765 इधर बिठा दिया शाह आलम टू को। शाह आलम टू पहले, क्योंकि मुगल एम्पायर है वो बड़ा है, तो बोले बड़े को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, आप आ जाइए। इसको बोला एक ब्लैंक पेज लिया और इसको दे दिया, बोला साइन कर इस पे। शाह आलम को बोला साइन कर, ब्लैंक पेज है साइन कर। बोले इस पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ट्रीटी का है की? बोला ट्रीटी हम बनाएंगे, आपका काम है साइन करना, आप साइन कीजिए ना। बोले साइन मुझे बता तो इस पे लिखा क्या है? बोले लिख देंगे, जो लिखना होगा वो हम अपने आप लिख देंगे, आप साइन करो पहले। ठीक है, क्योंकि मरता आदमी क्या ना करता, साइन किया। अब बोला हाँ अब देख, तू कह रहा है ना इस पे कुछ नहीं लिखा, देखा अब हम पढ़ के बताते हैं इस पे क्या लिखा था। पहली चीज, आप दिल्ली के मुगल एम्परर हो, सेंट्रल पावर है आपके पास में, सेंट्रल अथॉरिटी आपके पास में, आप यहाँ पे करने क्या है, आप क्यों आए इधर? बोले वो गलती हो गई मेरे से, मैं ऐसे भाग रहा था तो मेरे को ये ऐसे मिल गए और उन्होंने बोल दिया। बोले नहीं, अब इसकी सज़ा सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये, आपको पेंशन पे रखा जाता है। आगे से आप मुगल एम्परर हो, ठीक है, सिर्फ जनता की बातें सुनने के लिए, कि आपको जनता आके बोलेगी कि हाँ ये क्या हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम आपको पेंशन देंगे, और पेंशन कितनी देंगे? आपको पेंशन देंगे 26 लाख रुपए ईयरली, आपको पेंशन देंगे 26 लाख रुपए। अब ये बेचारा सोच रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 26 लाख रुपए मिल रहे हैं पेंशन के, टेंशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है मैं पेंशन ले लूँगा। लेकिन उनका अभी सुनो, अभी अगला पॉइंट तो सुन लो। बोले कि क्योंकि हमें बंगाल में अब रूल करना है, क्योंकि यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे निजामत सिस्टम को चलाना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। बोले हाँ वो तो बात तो सही कह रहे हो आप, पैसा तो आपको चाहिए। बोले अब से आप 52 लाख रुपीज़ हमें रिटर्न बैक दोगे। मतलब ये वो अक्षय कुमार वाली मूवी देखी होगी ना, एक तेरा दो मेरा, एक तेरा दो मेरा, वही सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है इसके साथ में। 26 लाख आपको दिए, लेकिन बदले में आप 52 लाख हमें दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो सिस्टम चलाना है, निजामत सिस्टम चलाना है, कह रहे हो वो कहाँ से निकलेगा खर्चा, वो देना तो पड़ेगा ना, कौन देगा वो? भाई गलती हो गई यार हमसे। दूसरी चीज़, यहाँ पे उड़ीसा की, बंगाल की, बिहार की, तीनों की दीवानी, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों की दीवानी सिस्टम अपने कंट्रोल में ले ली। आपका कोई रोल नहीं है, आप हमें दीजिए, अब ख़त्म, मुगल एम्पायर हो चुका, बहुत हो लिया।
पूरी तरीके से इनके हाथ काट दिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। दूसरी तरफ अब शाह आलम का तो हो गया। अब क्योंकि उधर भाई बैठा है सुजाउद्दौला, वो खुश हो रहे हैं कि आज तो उसका हिसाब किताब हो रहा है, चलो देखते हैं, आके पूछेंगे कि क्या हुआ। जैसे होता है ना, इंटरव्यू के बाहर बैठे हैं दूसरे बंदे, तो उनको भी घबराहट होती रहती है, लेकिन एक फीलिंग होती है कि पता नहीं उससे क्या पूछा है, मैं भी पूछूंगा उससे कि क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। ऐसा ही यहाँ पे सुजाउद्दौला सोच रहे हैं कि देखते हैं, पूछूंगा शाह आलम से क्या हुआ। बोले हाँ भाई, मुंह लटका के आ रहे हैं यार, क्या हो गया तेरे साथ में, ऐसा क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने। बोले बोला कुछ नहीं, मेरे को एक ब्लैंक पेज दे दिया और उस पर नाम लिखवा दिया कि आप साइन कीजिए बस। बोल ब्लैंक पेज पे क्या लिखा था? बोले कुछ नहीं, आपके साथ होगा वो आप देख लेना। 16 अगस्त 4 दिन बाद भाई को बुलाया। बोले अब आप आ जाओ। सुजाउद्दौला को बोला हाँ। बोले आप ये लीजिए एक पेज, साइन कर दो आप भी। बोले ये तो खाली है। बोले खाली आपके दोस्त के पास भी था, आप साइन करो इस पर, हम लिख देंगे, जो लिखना होगा हम अपने आप लिखेंगे। बोले बता तो दो क्या लिख रहे हो। बोले लिखते हैं, अभी लिखते हैं, अभी बताते हैं क्या लिखते हैं इस पर। तो सुजाउद्दौला को बोला पहली बात तो ये, आप अवध में बैठे थे, आप आए क्यों? बोले वो गलती से ना वो भागते भागते मेरे पास आ गया था, वो दोस्त है मेरा इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। बोले दोस्त है इसलिए हेल्प की थी बस? क्यों किया आपने ऐसा? आपको नहीं करना चाहिए था। इसके लिए पहली चीज़ तो ये, आपका 50 लाख रुपए का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। आप ये फाइन कीजिए पे, पहली चीज़। बोला अच्छा चलो ठीक है, इतनी बड़ी सज़ा तो ना, तो 50 लाख रुपए का। बोला हाँ, ये सोच के सिर्फ ये कि आगे से आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, तो इसलिए आपको छोड़ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, आप ये कह रहे हो ना कि मैं अवध का एम्परर हूँ, अवध में भी अपना रूल चलाता हूँ। बोले हाँ 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 है, मेरे पास में ऐसा एक छोटा सा एम्पायर है, मैं उसका राजा हूँ। बोले हाँ तो सुनो, वहाँ पे हम सब्सिडरी अलाइंस करते हैं। सब्सिडरी अलाइंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है एक तरीके से कि आपके जो कोर्ट होगा उस कोर्ट में हमारा बंदा बैठेगा, डिसीजन होंगे वो सारे के सारे हमें पता होंगे, जो भी फैसला लेना होगा, जो भी बातें करनी होंगी उनसे पूछ के करना होगा, उनको बताना पड़ेगा, ताकि हमें कोर्ट की जो भी सीक्रेट बातें हो रही है वो हमें पता हो। एक तरीके का इस तरह से सब्सिडरी अलाइंस किया इनके साथ में कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से सुजाउद्दौला को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। फिर हम देखते ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, यहां से हमारे पास बोला अब से बंगाल में ड्यूअल सिस्टम होगा, ड्यूअल सिस्टम। अब ये क्या है ड्यूअल सिस्टम? कि ऊपर तो बैठा है नवाब, बिल्कुल बैठा है, लेकिन नवाब के नीचे बैठेगा डिप्टी नवाब, डिप्टी नवाब बैठेगा। ये जो भी प्रॉब्लम होगी नवाब देखेगा, लेकिन रिवेन्यू का जो कलेक्शन होगा, रिवेन्यू कलेक्शन वो सारे का सारा डिप्टी नवाब करेगा। जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होगा वो ये करेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो नवाब के ऊपर होंगी। इस तरीके की इन्होंने ये ट्रीटी बनाई कि पूरे का पूरा फेवर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया, पूरी की पूरी स्टोरी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हुई, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है, बंगाल अपने कब्जे में ले लिया। मीर जाफर नाम का रूलर है, 1765 में वो रूल करने बैठा, थोड़े टाइम बाद में उसकी डेथ हो जाती है। उसके नीचे भी और 2-3 रूलर्स आते हैं जो बनते हैं दोबारा से रूल करने के लिए, लेकिन उनका कोई रोल ही नहीं होता है। बाद में उनको पेंशन पे भेज दिया, फिर उनको ख़त्म कर देते हैं पूरी तरह से। इस तरह से हम देखते हैं बंगाल जो कैसे एक बड़ा पार्ट होता था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेती है, इसके बारे में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।